तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ जो हमारी मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है। उसमें से ये चैप्टर क्लास नंबर 3 है और ये चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जो 1.4 नंबर आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है ना, कि संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मतलब इस टॉपिक को ऐसा समझाने वाला हूँ, मतलब पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को ऐसा समझाने वाला कोई चैनल नहीं मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो संस्कृत के आचार्य हैं जिनको हमें एग्जाम में लिखना होता है कौन कौन से हैं। तो वे हैं ये टोटल 9। ठीक है, 9 ऐसे आचार्य जिनके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भामा, दूसरा है दंडी, तीसरा है वामन बामन, चौथा है रुद्रट, पांचवा है आनंदवर्धन, छठा है कुंतक, सातवां है मम्मट, आठवां है विश्वनाथ और 9 नंबर के हैं पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, ये 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में क्या है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि काव्य क्या है और काव्य की आत्मा क्या है। मतलब संस्कृत के जब आचार्य हैं, जिन्होंने मतलब जितने भी आचार्य हैं, जब काव्य शास्त्र लिखने बैठे तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि काव्य क्या है और काव्य की आत्मा क्या है। अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका उत्तर दिया। सबने अलग अलग इसका आंसर बताया कि काव्य यह है, काव्य अमुक है। ठीक है, किसी ने अलंकार को प्रधान माना, किसी ने रीति को, रीति का मतलब होता है स्टाइल, लिखने का तरीका। ठीक है, किसी ने ध्वनि को, किसी ने वक्रोक्ति को। वक्रोक्ति का मतलब है थोड़ा हम लोग टेढ़ी बातें बोलना। वक्रोक्ति का मतलब हो गया किसी बात को घुमा फिरा कर टेढ़े अंदाज में बोलना। ठीक है, व्यंग करना। किसी ने रस को दिया और अंत में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता को, ठीक है, काव्य का आधार माना। यही कारण है कि संस्कृत काव्य शास्त्र का विकास धीरे धीरे बाहरी सौंदर्य मतलब अलंकार, ये सारी चीजें जो थी उनसे निकलकर आंतरिक सौंदर्य, रस, ध्वनि, रमणीयता की ओर होता दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वीडियो के अंत में, वीडियो को जिसने भी पूरा देख लिया ना, याद रखने लायक, मतलब इन बातों को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक दिया है अंत में। वो पहले मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर पहले देता तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो के अंत में आप लोगों को ऐसा ट्रिक मिलेगा जो सारी जिंदगी ये सारी सभी चीज़ें याद रहेंगी। तो पहले नंबर में आते हैं भामा। इनका काव्य लक्षण है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। अब ये जो संस्कृत का लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, ये देखिए, अर्थात भामा के समय ये एक विवाद था कि कविता में शब्द बड़ा है या अर्थ। मतलब अगर कविता लिखने जाएं, काव्य का मतलब ये है कविता, जब भी कविता लिखने जाएं तो उसमें जो शब्द है वो बड़ा है या फिर शब्द का अर्थ। तो भामा ने कहा कि दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। अगर केवल अच्छे शब्दों हों लेकिन अर्थ अच्छा ना हो, या अर्थ अच्छा हो लेकिन शब्द अच्छे ना हो, तो कविता प्रभावशाली नहीं बनती। भामा ने अलंकार को भी बहुत महत्व दिया। भामा जो है उन्होंने अलंकार को भी बहुत महत्व दिया। उनका कहना था कि जैसे गहनों से स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही अलंकार से कविता की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पे सिंपल ट्रिक दे के रखा है, जैसे शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार इजिकल टू भामा। मतलब ये तीनों बातों को भामा लेकर चलते हैं, लेकिन अंत में याद रखने वाला मैंने एक स्टोरी ट्रिक दिया है। ठीक है, डंडी। ये देखिए, डंडी का जो काव्य लक्षण है वो है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात डंडी कहते हैं कि हर शब्दों का समूह कविता नहीं होता। वही कविता है जिसमें सुंदर शब्द हो, अच्छा अर्थ हो और पढ़ने वाले को आनंद मिले। उन्होंने शब्द अर्थ प्लस रस तीनों को महत्व दिया। मतलब शब्द अर्थ तो है, इन्होंने क्या जोड़ा? रस को जोड़ा। अलंकार को हटाकर डंडी ने रस को जोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखने के लिए सुंदर शब्द होने चाहिए, सुंदर अर्थ भी होने चाहिए, साथ में अलंकार, अलंकार की जगह पर इन्होंने क्या जोड़ दिया? रस को जोड़ा, इक्वल टू डंडी। ठीक है, डंडी इन तीनों बातों को कहते हैं।
अब देखिए बामन, बामन ने कहा कि केवल शब्द और अर्थ काफी नहीं है। पहले के दो आचार्य शब्द और अर्थ को लेकर चल रहे हैं, एक ने अलंकार रखा साथ में और एक ने रस को रखा। बाद में बामन ने कहा कि केवल शब्द और अर्थ ही काफी नहीं है, कविता में दोष नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए। मतलब कविता में किसी भी नेगेटिव चीज को आप नहीं बता सकते, हमेशा पॉजिटिव चीजें बतानी चाहिए, और अलंकार भी होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने अलंकार को जगह दे दिया। ठीक है, कौन है? वामन। इन्होंने सबसे अधिक रीति, मतलब रीति जो है शैली को महत्व दिया और कहा कि रीति ही काव्य की आत्मा है। इन्होंने कहा कि रीति ही काव्य की आत्मा है। याद रखें, रीति से रिलेटेड जो भी मतलब आप लोग लिखेंगे तो उसमें वामन का नाम आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं रुद्रट, जिनका काव्य लक्षण है शब्दार्थो काव्यम। मतलब देखिए, अर्थात रुद्रट ने कहा, रुद्रट ने भामा के सहितो शब्द को हटा दिया। अच्छा, भामा ने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट ने कहा शब्दार्थो काव्यम, सहितो शब्द हटा दिया इन्होंने। ठीक है, और केवल इतना कहा कि शब्द और अर्थ ही काव्य है। तो उनका मानना था कि कविता शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर बनती है। अगर याद रखें तो शब्द प्लस अर्थ इक्वल टू रुद्रट। पांचवा नंबर में है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने कहा कि कविता की असली सुंदरता ध्वनि यानी व्यंजना में होती है। जो बात सीधे न कहकर संकेत से कही जाए वही सबसे प्रभावशाली कविता होती है। याद रखिए, आनंदवर्धन ने किस बात, मतलब किस ओर इशारा किया था? ध्वनि की ओर, मतलब संकेतों में बातों को कहना। ठीक है, उन्होंने कहा कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। याद रखें, ध्वनि इक्वल टू आनंदवर्धन। कुंतक ने क्या कहा? अब ये देखिए, कुंतक ने मतलब काव्य लक्षण दिया कि शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारशालिनी। अर्थात कुंतक ने कहा कि कविता की सबसे बड़ी विशेषता वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का अर्थ है सीधी बात को अलग, सुंदर और कलात्मक ढंग से कहना, यानी साधारण भाषा नहीं बल्कि कलाकार की भाषा ही कविता बनाती है। आगे देखिए, याद रखने के लिए अगर बात आए वक्रोक्ति का तो कुंतक होना चाहिए। सातवां नंबर है मम्मट। इनका काव्य लक्षण है तददोषो शब्दार्थो सगुणा वलनकृति पुनः क्वापि। अर्थात मम्मट ने कहा कि कविता में शब्द और अर्थ तो होने चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए, और यदि अलंकार हो तो और भी अच्छा है। मतलब इन सारी चीजों को इन्होंने रख लिया केवल रस को छोड़कर। ठीक है, शब्दार्थ, शब्द भी होने चाहिए, अर्थ भी होने चाहिए, दोष भी नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए, अलंकार को भी इन्होंने रख लिया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अलंकार ना होने पर भी कविता हो सकती है। अच्छा, ये बात भी उन्होंने कही है। तो याद रखें, दोष नहीं होने चाहिए कविता में, गुण होने चाहिए, अलंकार हो तो भी अच्छा है, ना हो तो भी कविता लिखी जा सकती है। विश्वनाथ ने कहा, आठवें नंबर पर आते हैं, इनका काव्य लक्षण है वाक्यं रसात्मकं काव्यम। अर्थात विश्वनाथ के अनुसार जिस कविता में रस हो वही सच्ची कविता है। रस को इन्होंने डायरेक्ट मान लिया, मतलब सेकंड वाले जो हम लोगों ने देखा था, सेकंड वाले आचार्य जो हैं, ठीक है, उनका था शब्द, अर्थ और रस, इनका है केवल रस। तो उन्होंने कहा कि गुण, अलंकार और ध्वनि सबका अंतिम मतलब उद्देश्य रस उत्पन्न करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई कविता में गुण रखता है तो रखे, कोई अलंकार रखता है तो रखे, कोई ध्वनि रखता है तो रखे, कोई नहीं रखता है तो ना रखे। लेकिन कविता क्यों लिखी जाती है? क्योंकि उसमें आनंद मिलता है, पढ़ने के बाद पाठक जो है उसको आनंद मिलना चाहिए। तो इन्होंने यही बात कहा। तो रस जो है किसने कहा? केवल रस की बात करते हैं विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ आते हैं और काव्य लक्षण को बताते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अर्थात ये देखिए, मतलब ये जो लाइन है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो लाइन है, इसको याद रखने के लिए मैंने स्टोरी ट्रिक रखा है। ठीक है, तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि जो शब्द सुंदर रमणीयार्थ अर्थ प्रस्तुत करते हैं और पढ़ने वाले को सामान्य आनंद से अलग विशेष आनंद दे वही काव्य है। मतलब सिंपल जो आनंद मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा उससे हटकर अलग प्रकार का आनंद मिले, वही काव्य है, वही कविता है। उनके अनुसार कविता का उद्देश्य केवल रस नहीं बल्कि लोकोत्तर अद्भुत एक आनंद देना है। काव्य का मतलब ही होता है कविता। ठीक है, जब भी मैं काव्य बोलूं आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कविता की बात हो रही है। तो इसी कारण उनका काव्य लक्षण सबसे व्यापक माना जाता है। याद रखें, रमणीयता पंडित राज जगन्नाथ की बात करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ किसकी बात करते हैं? रमणीयता को। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण का विकास एक क्रम में हुआ
भामह दंडी वामन ने अलंकार गुण और रीति पर बल दिया। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। कुंतक ने वक्रोक्ति को महत्व दिया। मम्मट ने विभिन्न मतों का समन्वय किया। विश्वनाथ ने रस को काव्य का प्राण बताया। और अंत में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता तथा लोकोत्तर आनंद को काव्य का आधार मानकर सबसे व्यापक और प्रभावशाली काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र बाहरी अलंकार से आगे बढ़कर आंतरिक सौंदर्य और सहृदय की अनुभूति तक पहुंचता है। सहृदय मतलब जो पाठक वर्ग हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक स्टोरी की। देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। एक भाभी है, भाभी से याद रखिए भामह, भाभी का भ और भामह का भा, ठीक है। भाभी का भा और भामह का भा। तो भाभी ने कहा, मतलब भामा ने कहा, शब्द भी अच्छे हों और मतलब भी उसके अच्छे होने चाहिए। भामा ने क्या कहा, शब्द भी अच्छे हों और मतलब भी उसके अर्थ भी अच्छे हों। तो ये बात किसने कही, भामा से भाभी ने कही, ठीक है। याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, बस याद रखने के लिए। फिर डंडा मतलब डंडी, डंडी से हम लोग क्या रखेंगे, डंडा शब्द को याद रखेंगे। तो भाभी और डंडा, ठीक है। तो डंडा लेकर एक मास्टर जी आए और बोले, फिर डंडा लेकर एक मास्टर जी आए और बोले, बात को सुंदर ढंग से बोलो तभी मजा आएगा, मतलब रस। डंडी ने क्या कहा, डंडी ने बात मतलब शब्द भी रखा, अर्थ भी रखा और रस भी रखा। समझ में आ गया। मतलब एक भाभी ने कहा कि बात भी अच्छे हो और मतलब भी अच्छे होने चाहिए। फिर डंडा एक मतलब एक टीचर हैं, एक मास्टर जी आए और बोले कि बात को सुंदर ढंग से बोलो, मतलब वही शब्द अर्थ होने चाहिए, साथ में रस भी आ जाए। तो बात को, कोई बात बोलो ऐसा जो कि सुंदर ढंग से बोलो और उसमें मजा भी आना चाहिए। रस का मतलब होता है आनंद, मजा। तभी एक बौना आदमी, अब देखिए वामन जो है, वामन वामन मैं आप लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए वामन की जगह पर अगर हम लोग लिखे बामन, ठीक है, बामन, तो बामन का मतलब होता है बौना आदमी, ठीक है, मतलब छोटा आदमी। तभी एक बौना आदमी आया और बोला, मेरी स्टाइल सबसे अलग है। बौना अगर है तो उसका स्टाइल अलग होगा ही, इसलिए रीति, ठीक है। वामन ने किसकी बात कही, रीति की। रीति मतलब स्टाइल, ठीक है। इतने में रुद्र मतलब रुद्रट जो आए, मतलब रुद्र आ गए और बोले, रुक जाओ, आखिर कविता शब्द और अर्थ से ही बनती है। तो रुद्रट आए और बोले कि कविता शब्द और अर्थ होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, मतलब उसमें दोष नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए, यही सारी बात है। फिर सबको आनंद मतलब आनंदवर्धन आए और मतलब सबको आनंद आया। ये सारी बातें सुनकर बौने ने कहा कि मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। और रुद्रट बोले, रुक जाओ, आखिर कविता शब्द और अर्थ से ही बनती है। फिर सबको आनंद आया क्योंकि बात इशारों में हो, समझ गए, मतलब सभी के सभी लोग इशारों में समझ गए, मतलब ध्वनि में समझ गए, ठीक है। तभी कुंतक, कुंतक वाले शब्द की जगह पे यहाँ पे कुंतल एक शब्द यूज किया गया है, तो स्टोरी ट्रिक के लिए है। तो कुंतक मतलब कुंतल वाले कलाकार ने वही बात अलग अंदाज में कह दी। कुंतल वाले कलाकार ने क्या कही, अलग अंदाज में कह दी, मतलब वक्रोक्ति की बात करी, मतलब वही बात को थोड़ा अलग अंदाज में बोला। फिर इतने में मम्मट यानी मम्मी आ गई और बोली, पहले सारी गलतियां मतलब जो दोष हैं, जो कविता में गुण नहीं होने चाहिए, मतलब गुण होने चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए। तो मम्मी बोली, पहले सारी गलतियां हटाओ, फिर अच्छे गुण रखो। मतलब ये बात किसने कही थी, मम्मट ने कही थी। फिर विश्वनाथ आए और बोले, अब लोगों के दिल में भाव पैदा करो। मतलब विश्वनाथ ने क्या कहा कि रस रखो, आनंद रखो, विश्वनाथ ने रस की बात कही। अंत में जगन्नाथ जी आए, मतलब पंडित राज जगन्नाथ जी आए और बोले, वाह कितना सुंदर और अद्भुत आनंद मिला। मतलब सारी चीजों को, मतलब ये स्टोरी सुनकर कितना आनंद मिला, ठीक है। तो आनंद यहाँ पे किसके साथ, सुंदर, रमणीयता का मतलब है सुंदर, आनंद नहीं। उन्होंने कहा कि वाह कितना सुंदर और अद्भुत आनंद मिला। तो यहाँ पे सुंदर शब्द हो गया रमणीयता, और रमणीयता हमारे पंडित राज जगन्नाथ के साथ मैच करता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये काव्य लक्षण समझाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप लोग मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।